चलो ओके, शुरू कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन में सबसे ऊपर जो पहला सर्कल दिख रहा है ये हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस है तो उसमें एक प्रोटॉन है और एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेल दिख रही है तुम्हें। ठीक है। इधर दूसरी तरफ अगर हीलियम देखोगे तो हीलियम में आपके पास जो है दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, और पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें भी एक शेल है। और उसके बाद आ जाओ नीचे सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है। प्रोटॉन आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो जो सेंटर है उस न्यूक्लियस में है। फिर उसके बाद आता है आपके पास बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है। फिर उसके बाद आता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन सेंटर में अंदर न्यूक्लियस में मिलेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो आपको दिखा रखा है ये सारे के सारे लगभग आर्गन तक एटॉमिक नंबर 18 तक के एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। और इसके अंदर जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो बोर ने मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एकोमोडेट हुए हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही वो शेल थी जो बोर ने बताई थी कि उसका जो मॉडल था उसने बताया था कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाद शेल्स होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला था जो कल मैंने तुमसे डिस्कस किया था, दैट वाज 2n² वाला। ओके, तो ये है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बोर के मॉडल के। अब क्वेश्चन अगर आएगा कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन मान लो मैंने आपको दे दिया कि मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बोर कंसेप्ट, तो आप ऐसे ही एक सेंटर बनाओगे, उसके बाहर फिर ये मैग्नीशियम का ये वाला नीचे देखिए जहां पे मेरा एरो घूम रहा है। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आएंगे, और लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यही कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिखते हैं 2 8 और 2, तो दिस इज द सेम थिंग। तो ये ड्रॉ करने आने चाहिए सभी स्टूडेंट को, बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो आपको पता है कि जो मॉडल दिया था किसने, बोर ने दिया था, उसने शेल को नाम दिया था। पहले शेल को के, दूसरे शेल को एल, तीसरे शेल को उसने बताया था एम, और चौथे वाले को एन। या तो तुम के एल एम कैपिटल में ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिखोगे 1 2 3। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये 2n², इसे बोर बुरी स्कीम कहा जाता है। इसके तहत हम किसी भी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन जो है वो ऑर्बिट का नंबर होता है कि अगर आप पहले ऑर्बिट पहले शेल की बात कर रहे हैं तो एन की जगह पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, तो उससे पता लगेगा कि पहले शेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपकी शेल नंबर 2 है यानी कि एल है, तो वहां पे आप एन की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये थी उनकी स्कीम जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है वो 8 उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा, ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। और ऐसा हमें देखने को मिलता है जो नोबल एलिमेंट्स होते हैं। 18वां ग्रुप जो है जिसमें सबसे ऊपर आता है आपका हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब के सब इसी के ही हिस्से माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। तो जब तक अंदर वाली शेल भरेगी नहीं तब तक बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। सबसे पहले पहली शेल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वाली शेल भरती है, फिर 8 वाली भरती है, और फिर जो बाकी बचते हैं वो थर्ड शेल की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये है फंडामेंटल जिसे आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर से एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ नेम ऑफ द एलिमेंट है बेटा, ठीक है, और उस एलिमेंट के सामने सिंबल लिखा है, फिर उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर लिखा है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। और यहाँ पे ये शेल भर रखी है के एल एम एन, यानी कि के फॉर फर्स्ट शेल, एल सेकंड शेल, एम थर्ड शेल, और एन होगी आपकी फोर्थ शेल। और यहाँ पे लिखी है आपकी वैलेंसी की कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बचते हैं कि वो गेन या लूज कर सकते हैं, उन्हें वैलेंसी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ध्यान से सुनना मेरी सारी बातें और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप जितना ध्यान दोगे उतना सीख पाओगे। दूसरे पे देखिए हीलियम है, हीलियम का सिंबल एच ही है बेटा, एटॉमिक नंबर 2 है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके पास 2 है, तो इसका मास 4 हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो बाकी शेल सारी इसकी खाली है। इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। यहाँ देखिए वैलेंसी मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचता इसके पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, ये फिक्स है, इसीलिए नोबल गैस है आपका। लिथियम का दे रखा, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद तो ऐसे ये लगभग आपको आर्गन तक के जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनका सिंबल दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सभी स्टूडेंट को ये कॉन्फ़िगरेशन, पहले 20 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, पहले 20 एलिमेंट्स के नाम, पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल, पहले 20 एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब चीजें आपको तैयार करनी है, आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपके एग्जाम में लॉजिकल सेंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रिकी वे में, तो आप इन्हीं के बिहाफ पे उस चीज को सॉर्ट आउट कर पाओगे। ओके, अब दिखाता हूं आगे। आगे क्या है हमारे पास अवेलेबल, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन का है। देखो कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के लेके चलते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। यानी कि कार्बन और सोडियम, कार्बन का सिंबल सभी बच्चों को पता है, सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको ऐसे सर्कल वाला एक डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है कार्बन का सी है, तो ये दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, ये कार्बन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन का। बीच में ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। उसके बाद पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले में 2 और फिर बचे 4, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और वैलेंस भी इसकी 4 है। उसके बाद आते हैं सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ये रहा लास्ट वाली जो आपको लाइन दिख रही है, उसका पहला जो सर्कल है उसे देखिए, ये सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तो 8 and 2 हो गए 10। आखिरी में कितना बचेगा? बाहर वाली शेल में 1। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स ऑफ बोर मॉडल। अगर एग्जाम में आएंगे तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ देम, इस तरीके से आपको इनको ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा, और फिर आप इसको इस तरीके से भर के भी दिखा सकते हो, ये दोनों। ठीक है, तो होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब अगले स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ आपको। 2 शब्द होते हैं, वन इज कॉल्ड वैलेंसी, वन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज या गेन कर सकता है, वो कहते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। लेकिन जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा, तो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों में फर्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंसी की वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कर सकता है, उसे उसकी वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, फिर से सारे के सारे ये जो डायग्राम है वो इसलिए लिए जा रहे क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरे का पूरा बोर मॉडल से इंस्पायर है। तो बोर के अकॉर्डिंग उसने शेल बताई थी, शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, इसलिए हम सारे डायग्राम जो है उसी कंसेप्ट पे समझ रहे हैं, ताकि आप क्लियर कर पाओ कि बोर का जो स्ट्रक्चर था एटम का वो किस तरीके से काम करता था। ठीक है, तो ये वही चीजें जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस की थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, और इसकी वैलेंसी भी क्या है? 1 ही है। लिथियम की बात करेंगे तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सोडियम की बात करेंगे, उसके पास भी आखिरी वाले शेल में, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। जनरली जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उसकी वैलेंसी भी वही मानी जाती है। लेकिन हाँ, जिनके पास 5, 6, 7 होते हैं उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकाली जाती है। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे मैं यहाँ फोस्फोरस की बात करूँ, ये देखिए फोस्फोरस P, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका? इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 आएंगे, 8 और 2 10 हो गए। अब क्योंकि इसका 15 था तो बाहर वाले शेल में बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होंगे, लेकिन इसकी जो वैलेंसी होगी वो 8 - 5 करके कितनी आएगी? 3 आएगी, और वो माइनस होगी, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी वैलेंसी प्लस में होगी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी वैलेंसी माइनस में होगी। ये चैप्टर हमने जब
वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल किया था, तब भी ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी और मैंने कहा था कि आने वाले चैप्टर के अंदर ये सब चीजें आपको दोबारा देखने को मिलने वाली है। यू कैन सी ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है इसी फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है, यहाँ पे पहले शेल में कितने आ रहे हैं, तो ये जो वैलेंसी है अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैलेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक की, ये वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज या गेन कर सकते हैं। मेटल जनरली लूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जनरली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, कुछ बातें आपको ध्यान से याद रखनी है, समझनी है। असल में केमिस्ट्री समझे बगैर पल्ले नहीं पड़ती किसी के भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल। अब यहाँ पे कुछ एक आधा और क्वेश्चन है कि हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अब ध्यान से देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और बाहर वाले में बचे 7। तो ये जो 7 बचे ये इसके हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसे 8 पूरे करने, तो 7 में कितने ऐड करें कि 8 पूरे हो जाए, तो 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। ध्यान रखना इस बातों का। उसके बाद सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 286, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बचे तो इसे 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने, 2। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। नॉन मेटल मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ध्यान देना इस बात पे। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम है, ये मेटल है, इसकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव में होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं, ये है 2a2। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन कुछ नहीं करेगा, मेटल है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जिनको एटॉमिक नंबर पता है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे 1, 2 या 3 है तो वही उनकी वैलेंसी होगी, और अगर वो ठीक है 5, 6 या 7 है तो 8 में से माइनस करके जितने बचते हैं वो उसकी वैलेंसी होगी। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने कंज्यूम करने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं पहले चैप्टर में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एंड आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन जो है वही एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल इट्स एटॉमिक नंबर। सो अगर मैं बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनका एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को नलिफाई करके उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। और जो न्यूट्रॉन है इसका रोल सिर्फ मास नंबर में आता है, जो भी आगे बताऊंगा कि मास नंबर क्या होता है। तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को कैपिटल लेटर जेड से, कैपिटल लेटर जेड से इसको आप डिनोट करते हो, दर्शाते हो, इसका सिंबल है एटॉमिक नंबर का। तो अगर मैंने लिखा है जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैंने लिखा सोडियम का 11 है तो इसका मतलब जेड का मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एटॉमिक नंबर। और ये 1932 के अंदर एटॉमिक नंबर की जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आता है बेटा दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो है दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम को अगर हम लें और उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में प्लस में जितने न्यूट्रॉन है उन सबको ऐड करें तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, इसका मास कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सॉरी 6 है, लेकिन इसका मास नंबर है 12। तो 12 कैसे है, इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन मिलके टोटल 12 बनते हैं और यही इसका मास नंबर कहलाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 माना जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 प्लस 8 मिलके कितने बनाते हैं, 16 बनाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले 20 एलिमेंट्स मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आपको पहले 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन और मास नंबर ये आपको तैयार करने हैं, ये आपको आने चाहिए, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू कैलकुलेट सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजता रहता हूँ, उनके बेसिस पे आप आसानी से वो चीजें समझ भी पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। अब एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को देखो, अगर मैं एलिमेंट का सिंबल बीच में रखूं
तो एटॉमिक नंबर को बेटा हम लेफ्ट साइड के बॉटम में लिखते हैं, मास नंबर को लेफ्ट साइड के टॉप में लिखते हैं, और राइट साइड के टॉप में लिखते हैं चार्ज, और राइट साइड के बॉटम में लिखते हैं एटॉमिसिटी। ये भी मैंने तुम्हें स्कूल में जब हम क्लासेस कर रहे थे तो वहां पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के टाइम पे ये सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा हुआ, ये देखो एन, एन का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन, सिंबल दे दिया हमने। ये 7 लिखा है तो ये 7 बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर, और 14 बता रहा है इसका एटॉमिक मास। समझ गए? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। ऐसे अगर ये ऑक्सीजन का सिंबल मैंने लिख दिया तो ऑक्सीजन का सिंबल ऑक्सीजन की के एटम को बता रहा है, और 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका मास नंबर है। ऐसे अगर मैं कार्बन को दर्शाऊं यहाँ पे, तो कार्बन का यहाँ पे सी सिंबल हो गया, और ये यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, ऊपर इसका एटॉमिक मास हो गया 12। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पूछ रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, देखिए एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी ऑल्सो 8 ही है। ठीक है, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें 8 दे रखे, तो आप सिंपली कह दोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज 8। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ओके, एंड अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? तो चार्ज क्या होगा, अब 8 इलेक्ट्रॉन है -8, 8 प्रोटॉन है +8, तो +8 -8 क्या हो जाएगा, 0। तो चार्ज क्या है, 0 चार्ज है, यानी कि न्यूट्रल है ये एटम, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बस इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी सेंस में आपसे पूछे जाएंगे, एंड यू हैव टू सिंपली आंसर देम। ये देखो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 8, उसके बाद जो है +8 -8 आपके पास क्या आता है, 0, तो चार्ज क्या है इस पे, 0 आ जाता है। एक और सवाल देखो, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। हीलियम एटम होता है, हीलियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास होता है 4, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यही इन्होंने लिखा है, एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? तो मास नंबर किसको कहते हैं, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मास हमारे पास दे रखा है और प्रोटॉन हमारे पास दे रखे हैं, तो मास में से प्रोटॉन को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन। तो अगर 4 में से 2 प्रोटॉन आपने माइनस किए तो आपके पास न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। दिस ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे देखो, मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास आपको 4 दे रखा है, प्रोटॉन आपको 2 दे रखे हैं, माइनस में न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। न्यूट्रॉन को आपने नहीं रखा, ये 2 एन इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 2 माइनस किया तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ, ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? अगला टॉपिक हमारा जो है आइसोबार का रहने वाला है और आइसोटोप्स का रहने वाला है, विच इज द लास्ट टॉपिक, और उसे भी मैं कोशिश करता हूं कि वो निपट जाए तो बेस्ट है, की कोशिश करता हूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं बेटा एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें कैसे कहते हैं, आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। अब यहाँ पे कुछ मैं आइसोटोप्स लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। यहाँ पे 1H1 यानी कि एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर सेम है, सिंबल भी सेम है, मास नंबर अलग है। यहाँ पे 1 है मास, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब है इसके 3 टाइप के एटम्स होते हैं, जिसमें एक में एक ही प्रोटॉन होता है, एक कुछ एटम ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से, इस पहले वाले को जिसका एटॉमिक मास 1 होता है प्रोटियम कहते हैं, जिसका 2 होता है ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका 3 होता है ट्रीटियम कहते हैं। तो ये 3 आइसोटोप से हाइड्रोजन के। ऐसे हमारे पास कार्बन के भी 2 आइसोटोप से, C12 C14, एक का एटॉमिक मास 12 होता है, एक का 14 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। क्लोरीन के भी आपके पास 2 आइसोटोप से, एक C35 है, Cl35 है, दूसरा Cl37 है। इनके बेसिस पे आपको ये बातें समझनी होती है। ठीक है, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर होने चाहिए सभी को। ये देखो, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 3 टाइप के नाम बताए इन्होंने आपको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सारी बातें। उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स के क्या एप्लीकेशन है, भाई हमारे लिए क्या फायदा है। तो आइसोटोप्स का इस्तेमाल जो है, ठीक है, ये देखो कोबाल्ट का आइसोटोप्स, आयोडीन का, इन सब का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा जो रेडिएशंस निकलती है उनको ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी इसके सीधे 3-4 पॉइंट इसके एप्लीकेशन में लिख के आप वहां से भी उसे तैयार करोगे। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा, वो बचा आपका आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार बिल्कुल उल्टे होते हैं, जिनके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबार। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहले वाले में आइसोटोप्स में मैंने बताया था सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर।
यहाँ पे उल्टा है, सेम एटॉमिक मास लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक मास 40-40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक का 20 एक का 18 है, तो दे आर द आइसोबार। आइसोबार के भी आपको एग्जांपल क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द सिंबल HDT tabulate the 3 subatomic particle found in each of them। तो यहाँ पे HDT का मतलब आपको बताना है, H का मतलब हो गया हाइड्रोनियम, D का ड्यूटेरियम, ठीक है, और T का हो गया ट्रीटियम। तो ये आपके पास जो है एटॉमिक मास, ये हाइड्रोजन के 3 सब एटॉमिक नहीं वो बता रखे, इस तरीके से सिंबलाइज करने। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो मैं इसको अब यहाँ पे जल्दी से निपटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर ये लास्ट में आपको दे रखे। यहाँ पे हमारा चैप्टर शायद अभी एक और बचा हुआ है क्या इसमें, लेट मी चेक। ये जो चैप्टर है ये सारे का सारा चैप्टर कंसेप्चुअल है, इसमें लॉजिकली सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तुम्हें डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते तुम।